आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और होली की मांग के बावजूद गेहूं और चीनी की कीमतों में गिरावट आई है। दाम अगर आप देखें पिछले महीने भर में तो 10 से 13% तक फिसल चुके हैं। वहीं दालों की कीमतों में हल्की तेजी जारी है। सरसों की जहां तक बात करें तो यहां तो कीमतों में दबाव है। पिछले एक महीने में करीबन 10% की गिरावट और भाव एमएसपी के नीचे काम करते हुए नजर आए हैं। क्या है इसके कारण, कैसे दिखते हैं अब यहाँ पर एग्रीकल्चर बाजार, आवकें, फसल और भाव, और आने वाले समय में यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, सुम्यास इंडस्ट्रीज के चीफ ग्रोथ ऑफिसर दीपक पारिक और जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पे गेहूं के साथ कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है और इवन एज हमने 3200 का ऑल टाइम हाई बनने के बाद भावों को अच्छा खासा गिरते हुए देखा है। अनुज, चिंताएं अब यहाँ पर गर्मी के मौसम को लेकर है, लेकिन आवक भी बाजार में बहुत जल्द आ जाएगी। कैसे देखते हैं आप ये सारे फंडामेंटल्स? मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, 15 दिनों के बाद गेहूं की जो आवक है वो मंडियों में हिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि अगर हम एमपी में देखें तो आवक ऑलरेडी स्टार्ट है, बट अगर हम पंजाब और हरियाणा की मंडियों की बात करें तो वहाँ पे 15 दिनों के बाद आपको आवक आती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं जो मौसम ने चेंज लिया है लास्ट ईयर की तरह, वैसा ही सेम मौसम यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। तो हमें लग रहा है कि उसकी वजह से जो क्रॉप है वो थोड़ी सी यहाँ पे डैमेज हो सकती है, या क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कम होकर आ सकता है। वहीं अगर हम देखें तो सरकार ने अभी कोटा भी रिलीज किया है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि प्राइस सडनली ही करीबन 700-800 रुपए यहाँ पर फॉल हुए हैं। हमने 3200 रुपए तक रिटेल में रेट जाता हुआ देखा था। अब जो प्राइस देखे करीबन 2300-2400 रुपए के आसपास हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो आवक जो बढ़ी है मंडियों के अंदर, उसकी वजह से हमने यहाँ पे भावों में गिरावट आते हुए देखी। अब जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तब हम देखेंगे अगेन भावों कुछ नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्राइस हम 3000 के ऊपर देख रहे थे अब वो यहाँ पर थोड़े से कंट्रोल होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि अब एक्चुअल में जब क्रॉप मार्केट में स्टार्ट होगी, नई क्रॉप मार्केट में स्टार्ट होगी, तो उसके बाद हम प्राइस का जो बिहेवियर है वो वहां पर देखने लायक होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जब नई क्रॉप स्टार्ट होगी तो एक बार स्टार्टिंग में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, बट बाद में जब क्रॉप कम होती हुई दिखाई देगी तो अगेन एक उछाल प्राइसेस में रहेगा। तो फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव आने वाले टाइम में, अगर हम 15 दिन या एक महीने की बात करें, तो भाव थोड़े से कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो सप्लाई है वो बढ़ी है और मंडियों के अंदर भी अब नई क्रॉप की आवक 15 दिनों के बाद स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, तो नई आवक आएगी तो उसका असर यहाँ पर भावों में है। और इन एनी केस जिस तरह से सरकार ने एक पैनी नजर यहाँ पर रखी है गेहूं और बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस पे, तो बहुत ज्यादा तेजी गेहूं में आए ऐसा फिलहाल नहीं नजर आता। ये सवाल दीपक आपसे है क्योंकि ये दूसरा ऐसा साल होगा जब हम यहाँ पर मौसम की मार झेल रहे हैं क्रॉप्स के ऊपर, और इसीलिए थोड़ी सी असमंजस है किस तरह की स्थिति है, उतारा कैसा आएगा, ये काफी सारे सवाल हैं एज ऑफ नाउ पूरे एग्रीकल्चर ट्रेड के सामने। यहाँ पर गेहूं की ही अगर बात की जाए तो आप कहेंगे इवन एज सरकार ने प्रोएक्टिवनेस दिखाई है, कमेटी भी बनाई गई, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत ज्यादा नुकसान की रिपोर्ट जो है वो ऑन ग्राउंड से देखने को नहीं मिली। So thanks a lot for this opportunity. So Manisha, I believe that government has definitely at the highest level, right? Instructions have been given to Food Corporation of India as well as Agriculture Ministry और बाकी सब डिपार्टमेंट्स को भी कहा गया है कि पैनी नजर रखनी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि like these commodities are very important. जहाँ तक गेहूं की बात है, unfortunately the weather was very unkind. इसके कारण आई एम सीइंग दैट जो ग्राउंड से हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मैं खुद भी फील्ड पे था, मैंने जो समझा है 100 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन दिख रहा है, विच इटसेल्फ इज प्रीटी लोअर देन आवर ओन नीड्स। सो अभी डेफिनेटली जैसे जैसे आवक आएगी तो थोड़ी सी रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, बट गोइंग फॉरवर्ड चैलेंजेस हैं हाथ में, एंड मेरे हिसाब से सरकार को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, and that could also be like look for import from outside, because करीब 6 मिलियन मेट्रिक टन और 60 लाख टन के जितना शॉर्टफॉल रहने के चांसेस हैं। सो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको शायद गेहूं इंपोर्ट करना पड़े। विवेक, आपको क्या लगता है? आपको लगता है उस तरह की स्थिति यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है कि इंपोर्ट करने की नौबत आए? नमस्कार मनीषा जी, मुझे मेरी अपनी पर्सनल राय है कि बहुत जल्दी होगा कुछ इस बारे में बोलना, और शायद जरूरत ना पड़े इंपोर्ट की। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट प्राइस को लेके बहुत कंसर्न है और आने वाला ईयर चुनाव का समय भी है, तो इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि भारत सरकार इंपोर्ट ऑस्ट्रेलिया से और बाकी कंट्रीज से, रशिया से इंपोर्ट कर ले। तो बहुत सरप्राइज तो नहीं होगा, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी अर्ली कि हमको इंपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल है, बट ये वाला पॉइंट जरूर है कि सामने चुनाव है, फिर प्राइस की बहुत ज्यादा हीट जो है वो बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस दृष्टिकोण से शायद इंपोर्ट खोल दे।
क्लियरली जैसे कहा गया कि इलेक्शंस एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आगे जाकर, और जिस तरह का हीट वेव की बात की जा रही है, जो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च एंड तक ही 40 डिग्रीज हम यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, और उसके बाद अप्रैल मई में और बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी गर्मी में इन सेंस ऑफ डिग्री सेल्सियस। और दूसरा इवॉल्विंग एल निनो, जो अभी भी थोड़ी सी अनसर्टनिटी है, लेकिन बाजार उसको भी यहाँ पर वॉच करेगा और सरकार की नीतियां काफी हद तक इन सबको मद्देनजर रखेंगी। ये बात हुई गेहूं की, लेकिन अगर सरसों की बात की जाए तो यहाँ पर फसल अच्छी है, बाजार को मालूम था कि यहाँ पर आवक अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और उसका असर हमने प्राइसेस में भी आता हुआ देखा है। अनुज, जिस तरह की प्राइस मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली है और एमएसपी के नीचे अब यहाँ पर जोरदार भाव गिरते हुए नजर आए हैं, और पिछले साल के हाई से तो करीबन 30-35% तक अब यहाँ पर गेहूं में सरसों में गिर चुके हैं। सरसों की फसल एक चीज है, क्रशिंग दूसरी इंडस्ट्री है। कैसे देखते हैं फिलहाल इस सेक्टर को आप? देखिए, सरसों की फसल की वजह से हमने देखा है कि पूरा ही एडिबल ऑयल पैक के अंदर आपको थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखा है। करीबन हम देखें तो अभी 5400-5500 के आसपास सरसों के भाव चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आवक बढ़ी है उससे काफी हद तक प्राइस जो हम पहले 5800 के आसपास देख रहे थे वो यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दिए, और इवन एमएसपी के नीचे प्राइस आते हुए दिखाई दिए हैं। तो हमें लगता है कि जो सरसों की अच्छी फसल देखने को मिली है उसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको प्राइस और कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे, और हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एडिबल ऑयल की जो प्राइसेस हम पिछले सालों में हमने अच्छी खासी मोमेंटम देखा था वो यहाँ पे कुछ रुकती हुई दिखाई देगी। हालांकि फ्यूचर्स मार्केट में सोयाबीन या रिफाइंड तो नहीं है, बट सरसों भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो स्पॉट मार्केट में नीचे आते हुए दिखाई दिए। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में आपको सरसों के भावों में और बाकी एडिबल ऑयल्स में आपको नरमी के ही संकेत आते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखिए तो जो वैश्विक कारण है, जैसे स्लो डाउन की या फिर चाइना में जो डिमांड है उसकी भी यहाँ पे कमी देखने को मिली, तो उसका भी असर डायरेक्टली एडिबल ऑयल्स पे आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो सभी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में सरसों में या बाकी एडिबल ऑयल्स में आपको नरमी का रुख देखने को मिलेगा। यानी मुनाफा वसूली यहाँ पर भी जारी रह सकती है, और जिस तरह की फसल है उसका असर तो है ही। और इवन एज हैफेड को यहाँ पर बोला गया है सरसों खरीदने के लिए, लेकिन जब तक वो बाजार में पूरी तरह से नहीं आते, जिस तरह की खबरें हरियाणा से आ रही हैं कि इवन एज एमएसपी यहाँ पर काफी ज्यादा है, लेकिन तो भी 45 और 5000 प्रति क्विंटल के बीच में यहाँ पर सरसों किसानों को बेचनी पड़ी है। खाने के तेलों के ओवरऑल सेक्टर की अगर यहाँ पर विवेक बात की जाए तो क्या व्यू है? और जैसे अनुज कह रहे हैं कि एक नरमी और मुनाफा वसूली वाला दौर यहाँ पर आगे भी रह सकता है, आप उससे एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनीषा जी, और जैसे कि आप एक कॉन्फ्रेंस में भी थे हम लोग साउथ एशिया के समिट में, जहाँ पे ऑयल के सारे दिग्गज ऑयल सीड के थे, और उनका सबका ये मानना था कि इस बार प्रोडक्शन अपने चरम पे रहेगा। और जब प्रोडक्शन अपने चरम पे रहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल की जो तेजी चली आ रही थी उसका इम्पैक्ट अब जो है, उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा किया है, और उसके कारण भाव लगातार नीचे बने रहेंगे। जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने भी बोला कि वैश्विक मंदी भी है, चाइना भी बहुत एग्रेसिवली बाय नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल जो मेरी अपनी राय है कि बाजार निश्चित रूप से नीचे ही रहेंगे, और आने वाले समय पे मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बाजार में थोड़ी बहुत भी हलचल होगी। ये रेंज बाउंड ही रहेंगे, हो सकता है थोड़े और नीचे चले जाएं यहाँ से। जी हाँ, और मंदी यहाँ पर क्लियरली सरसों की तरफ से आती हुई, जहाँ पे आपको याद दिला दें कि एमएसपी है 5450 का, लेकिन जिस तरह की खबरें आई हैं कि भाव यहाँ पर क्लियरली 5000 के नीचे फिसल गए हैं। 4500-4600 तक भी यहाँ पर खरीदारी की गई है प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से। इस तरह की खबरें बाजार में काफी ज्यादा हैं। आपका भी एक व्यू लेना चाहेंगे दीपक, आपको भी लगता है कि ये एक सेक्टर है जहां पर स्टेक होल्डर्स को ये मान के चलना चाहिए कि यहां से भाव और नरम ही होंगे? बिल्कुल मनीषा, एक्चुअली ऑयल जो पूरा कॉम्प्लेक्स है डेफिनेटली नरम रहेगा। ये अच्छी भी न्यूज है फॉर कंज्यूमर, बट ऑन द फार्मर के अगर साइड देखा जाए तो ये चैलेंज भी है, बिकॉज अगेन जैसे विवेक जी ने बोला इलेक्शन ईयर है, सो फार्मर्स को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि दे आर एटलीस्ट प्रॉफिटेबल। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट भी है। सो अगर आप जो पाम का भी आप प्राइस वगैरह देखेंगे, वहां पे भी वी आर सीइंग दैट देयर इज स्टेप डाउन फ्रॉम द हीट इट वाज हैविंग। So overall, it looks like that definitely oil complex generally सारे के सारे तेलों के भाव at least in short and medium term would be low. बात अब यहाँ पर चीनी की भी कर लेते हैं, और विवेक ये सवाल आपसे है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो हमने 6 साल के हाईज आते हुए देखे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स क्रशिंग सीजन भी है, और कहीं ना कहीं हमने सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिस्कस किए, लेकिन एक और चीज जो मानी जा रही है वो ये कि होली के समय इतनी ज्यादा मांग भी निकल के इस बार बाजार में नहीं देखने को मिली। इवन एज ये माना जा रहा था कि पोस्ट कोविड ये एक बहुत बड़ी होली निकल के आएगी, सारे फेस्टिवल्स बहुत बड़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड उस तरह की स्ट्रॉन्ग मांग है नहीं। ये बात तो सही है कि जो एक्सपेक्टेशन थी उतनी मांग निकल के नहीं आई है चीनी पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीनी जो सेक्टर है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और इस पे डिमांड निश्चित रूप से निकलेगी। अभी ये बहुत अर्ली है क्योंकि हमने भी साल शुरू किया है, और गर्मी सडनली बहुत बढ़ गई है, इसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा सब चीजों पे।
जो कंजम्पशन है थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। बट आई थिंक जैसे कि पिछले बार एक कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कशन हुआ था कि शुगर का सेक्टर आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। सारी चीजों पे उसमें आपको बढ़त मिलेगी, और जो एथेनॉल का उसमें एड ऑन हुआ है, सो आई थिंक शुगर इंडस्ट्री विल बी ग्रो बेटर, और इसकी डिमांड निश्चित रूप से आगे निकलेगी। जी हाँ, फसल की अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले कम देखने को मिल रही है। एथेनॉल में डाइवर्जन अच्छा खासा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 6 साल के हाईज हैं। ग्लोबल सरप्लस में लगातार गिरावट देखने को मिली है। तो जिस तरफ भी आप देखें, चीनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफी ऑन द पॉजिटिव साइड है। अब मांग दर मांग कैसे किस फेस्टिवल में कितनी निकल के आती है, उसका इंपैक्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर प्राइसेस में होगा। लेकिन मूव ऑन करेंगे और एक और सेक्टर की तरफ नजर डालेंगे जो है पल्सेस। यहाँ पर हमने हल्की सी बढ़त तुअर में देखी है, जो कि स्वाभाविक था, एक्सपेक्टेड था। फंडामेंटल्स उस तरह के हैं, लेकिन बाकी दालों में हल्की सी एक स्थिरता जरूर देखने को मिली है। जो इनिशियल सेल ऑफ था वो यहाँ पर थमता हुआ दिखा है। दीपक, इनको कैसे देखते हैं आप? मनीषा जी, पिछली बार हमने बात की थी, स्टेटमेंट भी आए थे गवर्नमेंट से। मैंने आपको तब भी कहा था फंडामेंटल फाइनली विल प्रिवेल, एंड वही हुआ। तुअर आप कोशिश की गई डेफिनेटली विद सेंटिमेंट्स नीचे लाने का, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जो मैंने आपको बोला था कि करीब करीब 1 मिलियन मेट्रिक टन का शॉर्टफॉल है। सो तुअर में मैं अभी भी देखता हूँ कि और भी शायद आगे जाते हुए इट विल बिकम मोर चैलेंजिंग, right? Currently I think it is hovering around 82 or 83 rupees. I see that further going up, maybe in short term breaching 85 86, and long term maybe 92 93 as well. क्योंकि इसमें चैलेंज ये है कि आपकी जो अफ्रीका की फसल है काफी लेट आने वाली है। सितंबर तक आपके पास एक बहुत बड़ा विंडो है। म्यांमार में प्रोडक्शन 2 लाख टन के आसपास का है, वो विल नॉट बी एबल टू टेक केयर ऑफ द डिमांड। इनफैक्ट अगर आप सेकंड एडवांस एस्टिमेट भी गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा अपना रिड्यूस किया है तुअर के लिए, लेकिन वो भी जो 3.67 मिलियन टन की बात कर रहे हैं, जनरली मार्केट में व्हाट आई कैन सी ऑन द ग्राउंड इज वी वुड बी क्लोज टू मे बी लेस देन जस्ट लिटिल लेस देन 3 मिलियन मेट्रिक टन। सो तुअर में डेफिनेटली तेजी आगे भी रहेगी। दूसरी थोड़ा सा कंसर्न जो है वो चने के ऊपर है। सो चना जो टिल हार्वेस्टिंग चालू नहीं हुआ था तब तक अच्छा लग रहा था कि थिंग्स आर बेटर, बट जो फरवरी में हुआ कि 122 साल की सबसे ज्यादा गर्मी, व्हेन वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट टेम्परेचर लेवल्स, और इवन लोअर जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी इट हैज बीन टॉप 5 इन लास्ट 122 years। बिकॉज ऑफ दैट जो नंबर्स हैं जो आर स्टैक अगेंस्ट अगेन आउटपुट। सो आई डोंट सी 13.6 मिलियन मेट्रिक टन जो गवर्नमेंट ने बोला है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। आई एम लुकिंग इट अगेन लेस देन 10 मिलियन मेट्रिक टन, so 30% lower than what government is looking at। and if that happens, we are already seeing MSP के ऊपर चना सब जगह चलने लग गया है काफी जी। अगर आप आंध्र प्रदेश छोड़ दें, सब जगह 52-53 के भाव ऑलरेडी टच कर चुके हैं, एंड ये तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग है। चने में आई बिलीव I would have with folded hands recommend government to reduce the import duties, because otherwise things can be very very difficult going forward even in chana। एक्चुअली जो सभी तीनों खड़ी क्रॉप्स हैं, चाहे गेहूं है या फिर सरसों है या चना है, कुछ कुछ चिंताएं ऑफ कोर्स यहाँ पर निकल के आ रही हैं। आपका विवेक क्या व्यू है यहाँ पर, और ओवरऑल पल्सेस को लेकर, दालों को लेकर? तुअर की बात तो हमने की, लेकिन जो बाकी दालें हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं स्थिरता यहाँ पर, जिस तरह से तेजी आई है, कुछ कंसोलिडेशन, किस तरह के मूव्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मनीषा जी, चने पे जो हमारे मित्र हैं दीपक जी, वो थोड़ा वरी कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ। चना निश्चित रूप से थोड़ा कम है, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक अच्छा बफर स्टॉक है, और वो जो बफर स्टॉक है वो प्राइस को हमेशा कंट्रोल पे रखेगा। निश्चित रूप से तुअर एक ऐसी चीज है जिसपे अपनी पिछली बार भी बात हुई थी और पूरा शॉर्ट है, और जहां से हमने लास्ट टाइम बात की थी, बाजार 2-3 रुपए किलो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, और 2-3 रुपए किलो और बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसपे मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्टिव एक्शन ले सकती है, कभी भी स्टॉक लिमिट या किसी भी तरीके के इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन मींस लिक्विडेट जल्दी करें स्टॉक, कोई भी नई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन ला सकती है जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब वो कितना प्राइस को कूल डाउन करेगा ये देखने का विषय है, क्योंकि सरकार को भी ये चीज बहुत क्लियर है कि तुअर हिंदुस्तान में जो कंजम्पशन है उससे काफी शॉर्ट है, और उसी लिए तुअर के सपोर्ट में बाकी दालों के प्राइस भी थोड़े अच्छे हुए हैं। आज भी उड़द में थोड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। मूंग अभी इंडिया ने ऑलरेडी बैन रखा है, लेकिन फिर भी वो अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। चना, दीपक भाई जो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि चना शॉर्ट है, वो शॉर्ट नहीं भी है तो भी वो एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन उसपे जो गवर्नमेंट के पास प्लस है कि वो बफर स्टॉक है, तो प्राइस कंट्रोल में रहेंगे। तो मोर और लेस अगर आप तुअर को छोड़ दें तो सारे बाजार एक रेंज बाउंड रहेंगे, थोड़ा बहुत
ब्लैक में पे उड़द में तेजी आ सकती है, अदरवाइज प्राइस विल बी ऑन अ रेंज बाउंड, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि और तेज रहेगा और उस पे गवर्नमेंट का कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन आएगा जिससे मे बी प्राइस विल बी कूल डाउन। ऑलराइट, तो एज ऑफ नाउ डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शंस जिस तरह की हम लेकर चल रहे हैं वो आपके सामने हैं और कैसे भाव रह सकते हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया भी है। बहुत शुक्रिया विवेक, दीपक, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम एग्री कमोडिटीज पर बात भी करने के लिए। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अनुज से जानेंगे कि क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए बाकी एग्री कमोडिटीज में, फिर चाहे वो कॉटन है या फिर स्पाइसेस, क्योंकि यहाँ पर भी काफी उठापटक है। आपका स्वागत है। और अनुज, काफी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में आज तो हमने बात की ही, लेकिन जो ट्रेड होती हैं जहां पर एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, वहां पर आपकी टॉपिक्स क्या होंगी? मनीषा जी, आज हमने ग्वार में एक रिकवरी आते हुए देखी है। 3-4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट आज 4% के आसपास हमने ग्वार में अपर मूव आते हुए देखे। तो मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट आया है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो ग्वार के अंदर यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 5,700 में खरीदारी करें, 5,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,850 तक देखने को मिल सकता है। सिमिलरली ग्वार गम भी मुझे लग रहा है कि 12,300 12,400 तक के लेवल को जा सकता है। तो ग्वार पैक जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर एक खरीदारी के लिए देखा जा सकता है। वहीं स्पाइसेस की अगर बात करें तो कोरिएंडर मुझे लगता है कि अभी भी एक पॉजिटिव मूव में है। कल हमने अच्छा खासा रिकवरी आते हुए देखी थी। तो कोरिएंडर के अंदर करीबन 6,900 के आसपास खरीदारी करें, 6,750 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,200 तक हो सकता है। तो स्पाइसेस और ग्वार के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ऑलराइट अनुज, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी भी देने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।